वेलकम टू काउंसिल क्लासेज। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है क्या? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी या विद्युत चुंबकीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग को और क्या कहते हैं? इनको एल तरंग भी कहते हैं, एल तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंगों की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति, वो कैसी होती है? तो जब कोई तरंग अपने माध्यम के कणों को विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में होता है। जैसे कोई तरंग है, ये इधर की तरफ फ्लो करती है, विस्थापन तरंग गति की तरह, जैसे आप इधर से बोलते हैं तो ये इधर से ऐसे चलती हुई चली जाती है, या विपरीत दिशा में जब कोई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का प्रकार है। यहाँ पे एक ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी होती हैं? प्रकाश तरंगें जो होती हैं वे अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इनके तरंग की गति की दिशा क्या होती है? ये लंबवत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इसको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, या सी ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है कितनी? 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या डी ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पराश्रव्य तरंग वे ध्वनि हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज के बीच, 1000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, या 20 हर्ट्ज से कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। पराश्रव्य ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनकी आवृत्ति जो है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। और मनुष्य कहां से कहां तक की ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड जो ध्वनि होती है उसको मनुष्य सुन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा ऑप्शन है सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको पूर्व में डिस्कस किया जा चुका कि मनुष्य किन प्रकार परास के तरंगों के ध्वनि को सुन सकता है। तो वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज। और पराश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगें होती हैं उन्हें पराश्रव्य। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा ऑप्शन? ये सुनी नहीं जा सकती हैं, बी ऑप्शन सही है, मनुष्य के द्वारा ये सुनी नहीं जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने, या फैराडे ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गाल्टन के द्वारा ये पहली बार उत्पन्न किया गया था सीटी बजाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती है? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, या प्रतिध्वनि का निर्धारण करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिध्वनि का निर्धारण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक तरंग, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन डी है सबसोनिक तरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक तरंग। यहाँ पे आपको ये रिवीजन की क्लास चलाई जा रही है, प्रैक्टिस सेट। किताब में बहुत से फैक्ट दिए हैं, आप उसको पढ़ते रहिए, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट से जो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, नंबर जो आप गेन करेंगे और कन्फ्यूजन बिल्कुल एग्जाम में नहीं होगा, उसके लिए प्रैक्टिस सेट ही मस्ट है। इसको आप करते रहिए। पर डे आपको 40 क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा, और 40 क्वेश्चन में आप कितना सही करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
इससे आपका क्या होगा, एक मोटिवेशन बढ़ेगा कि मेरा आज इतना क्वेश्चन सही हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे इतना क्वेश्चन और करना है। और जो फैक्ट आपको न याद हो या जो चीज़ें न समझ में आए उसको आप लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या आयाम पर? इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। तारत्व जितना अधिक होगा आवृत्ति उतनी अधिक होगी। जैसे महिला की आवाज़ की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, तो उसका तारत्व भी अधिक होगा। उसी के अनुसार तारत्व के अकॉर्डिंग ही ध्वनि को मतलब ये डिफरेंस एक बनाया जा सकता है कि हाँ आदमी की ध्वनि क्या है, पुरुष की या स्त्री की ध्वनि क्या है, वो तारत्व पे ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई किसका उपयोग किया है? चूंकि अब आजकल क्वेश्चन आप जैसे कोई चीज़ पढ़ लिए उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है कि उसका यूज कहाँ पे है। इसमें ऑप्शन है पराश्रव्य तरंगे, ऑक्जेलिक अम्ल, अवस्रव्य या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें यूज किसका होता है? ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, तरंग का वेग v आवृत्ति यन तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध क्या है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। आप इसको देखते हुए इसका संबंध सही होगा ऑप्शन ए, v इक्वल टू एन लैम्डा, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्यों? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु की अनुपस्थिति के कारण विस्फोट नहीं सुनाई देता, और जब कोई वैज्ञानिक वहां जाता है तो बोलने में आवाज भी नहीं सुनाई देती, क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति है और ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो वहां पे अनअवेलेबल है, अनुपस्थित है, इसलिए वहां पे आवाज नहीं सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है या उड़ सकता है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं, या कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि उत्पन्न करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि उत्पन्न करती है वो। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, तीव्र ध्वनि पैदा करती है, ऑप्शन सी। ध्वनि के तरंगों के द्वारा ही जब वो रिटर्न होकर उनके पास आती है, तो इसी से वो क्या नेविगेशन सिस्टम समझ लीजिए, जैसे नेविगेशन सिस्टम होता है हेलीकॉप्टर में, वो नेविगेशन सिस्टम इनका ये है कि ये तरंगे उत्पन्न करती हैं, वो रिटर्न होकर इनके पास आती हैं, इससे ये आइडिया लग जाता है कि कोई चीज़ कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो ये अपने मार्ग पे उड़ती रहती हैं अंधेरे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें? स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टील में। ध्वनि सबसे तेज गमन करती है किसमें? धातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय के बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है, इसका एक कारण क्या है? बादल ध्वनि तरंगों को रोक देता है, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, या प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, या तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, या तापमान के घटने से घटता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, या प्रकाश की चाल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, आपको यहाँ पे मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन जाएंगे, वीडियो आपकी 20 से 25 मिनट की होगी और क्वेश्चन दिए जाएंगे लगभग 40, और उसमें आप एक्सप्लेनेशन सहित आप देखेंगे तो वो 50 से 60 क्वेश्चन बन जाते हैं, या और अधिक भी बन सकते हैं। इतना क्वेश्चन आप किसी के वीडियो में नहीं देखेंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
वही है कि गवर्नमेंट का भी एक स्लोगन है, मिनिमम गवर्नमेंट ऑन मैक्सिमम गवर्नेंस, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी स्लोगन बनाया ही जा सकता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? स्थायित्व संख्या, लैप्लास संख्या, ऑक्टेन संख्या या मैक संख्या? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक संख्या, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है कहाँ पे? ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के या अंतरिक्ष यान के? इसका सही आंसर हो जाएगा वायुयान के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल या 90 से 100 डेसिबल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 से 40 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है जब हम साधारण सिंपली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस में डिस्कस किया गया और फिर ये आ गया। ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है तारत्व पे। तारत्व जितना अधिक होगा आवृत्ति भी अधिक होगी, या आप इंटर रिलेट दूसरी तरफ से, आवृत्ति अधिक है तो तारत्व अधिक होगा। और स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। तो इससे मतलब क्या होता है, तारत्व से आप पुरुष या स्त्री के ध्वनि को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जा सकता है? तारत्व, प्रबलता, गुणता के, केवल तारत्व और प्रबलता के, केवल ध्वनि प्रबलता के या केवल ध्वनि के गुणता पे? ये ऑप्शन होगा केवल ध्वनि के गुणता पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ऑप्शन ए ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन? ये तीनों गुण तो हो सकते हैं, लेकिन ये ध्रुवण जो गुण है ये प्रकाश का गुण है, ये ध्वनि में नहीं होगा। तो इसके लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए ध्रुवण। ध्रुवण प्रकाश का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। 50 डेसिबल, 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल या 95 डेसिबल, 95 डेसिबल? इसका सही आंसर हो जाएगा 95 डेसिबल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 25 देखते हैं, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है जबकि दूर जाने से रेल के लिए यह घटती है, रेल की आवाज जो है घटती जाती है। ये किस प्रभाव के कारण होता है? ऑप्शन है रमन प्रभाव, जूल थॉम्सन प्रभाव का, क्रॉम्पटन प्रभाव का या डॉपलर प्रभाव का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉपलर प्रभाव के कारण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? आविष्कार से क्वेश्चन बनते हैं कि किसका आविष्कार किसने किया है। इसको आप जो आपको न याद हो उसे लिखते चलिएगा, याद भी है तो उसको रिवीजन करते चलिए कि हाँ मतलब कौन सा होगा। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? कॉकरेल के द्वारा, ब्रिकवेट के द्वारा, ओटिस के द्वारा या फ्रैंक व्हिटेलर के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिकवेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, राडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? J.H. वान टेस्ले के द्वारा, विल्हेम के रॉन्टिजन के द्वारा, P.T. फार्न्सवर्थ के द्वारा, टेलर एवं यंग के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलर एवं यंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ है। इन्होंने खोज की थी किसकी? हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैम्प की या डायनामाइट की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायनामाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? लॉरेंस ने, J.L. बेयर्ड ने, R.A. मिल्टन ने या लुई ब्रेल ने? इसका सही आंसर हो जाएगा J.L. बेयर्ड के द्वारा,
ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस, रॉन्टेजन, मार्कोनी या मोर्स के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉन्टेजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, रदरफोर्ड ने या गैलीलियो ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हाफमैन ने, राइट ब्रदर्स ने, एडिसन ने या स्टीवेंसन ने? इसका सही आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हवाई जहाज की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट ब्रदर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? डीजल, डेविड, डैमलर या चार्ल्स ने? ये खोज की गई थी डैमलर के द्वारा, ऑप्शन सी। डैमलर या डैम्पलर दोनों नाम, मतलब किसी किसी बुक में अलग अलग नाम रहता है। डैमलर या डैम्पलर दोनों एक ही लोग हैं। ये इन्हीं के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। परमाणु बम का विकास किसने किया था? वर्नर वान ब्रान के द्वारा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा या सैमुअल कोहेन के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा, ऑप्शन बी, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? वर्न वान ब्रान के द्वारा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा या सैमुअल क्रे के द्वारा? ये खोजा गया था किसके द्वारा? ऑप्शन सी, एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम की खोज की गई थी। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय संलयन। सूर्य में कौन सा प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ही सूर्य में होती है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो है, नहीं सॉरी, सूर्य में नाभिकीय संलयन की ही प्रक्रिया होती है, उसी के द्वारा इसमें एनर्जी को बनता है। तो ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन से हीलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक व्हिटल, फ्रेड मॉरिसन के द्वारा, टी.एच. मेमन के द्वारा या सेमूर क्रे के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी.एच. मेमन के द्वारा, ऑप्शन सी, टी.एच. मेमन के द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोल एमो रुस्का के द्वारा, ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल एमो रुस्का के द्वारा किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जब ये आ जाए सुमेलित नहीं है तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में फर्स्ट नंबर ही सही रहता है और आप ये नहीं देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में पूछा गया नहीं, तो बाद में वाला क्वेश्चन ऑप्शन टिक करके निकल देते हैं, वो आप हो जाता है। इसको एक्यूरेसी बोलते हैं। इसको बहुत ध्यान देना है, ठीक है, नहीं शब्द को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें देखते हैं जेम्स वाट्स इंजन या भाप इंजन, ए.जी. बेल टेलीफोन, जे.एल. बेयर्ड टेलीविजन या जे. पार्किंस पेनिसिलिन? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी फ्लेमिंग के द्वारा, फ्लेमिंग। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये गलत मिलान है और सब सही है। जेम्स वाट भाप इंजन, टेलीफोन ए.जी. बेल के द्वारा या जे.एल. बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ पे एक साथ आपको 4 फैक्ट याद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है और आज सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। स्कूटर के आविष्कारक हैं कौन? ब्राड, डैमलर, आइंस्टीन या पार्मिच? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राड। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।